हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने स्प्लाइसिंग की प्रोसेस को देखा था और वहां पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की भी बात करी थी। अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस को अगर हम लोग और इलाबोरेट करेंगे तो आपके पास स्प्लाइसिंग भी बहुत तरीके से की जा सकती है। एक तो थी वो नॉर्मल स्प्लाइसिंग जो आपने पहले डिस्कस करी थी, जहां पर एक्सॉन्स सारे जुड़ जाते हैं और इंट्रॉन्स बीच वाले सीक्वेंसेस रिमूव हो जाते हैं। इंट्रॉन्स को ही हम इंटाइन्स भी बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और इवेंट्स जैसे कि एक्सॉन स्किप्ड, जहां पर क्या होता है कि आपके पास कुछ एक्सॉन्स स्किप हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए E1 के साथ E3 को जोड़ दिया या E1 के साथ E4 को जोड़ दिया, तो कुछ एक्सॉन्स का यहां से स्किप हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन स्किप्ड टाइप ऑफ स्लाइसिंग। या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर इंट्रॉन का थोड़ा सा पार्ट आ जाए तो हम उसे बोलेंगे एक्सॉन एक्सटेंशन, या कहीं पे कंप्लीट इंट्रॉन आ जाए तो हम उसे बोलेंगे इंट्रॉन रिटेंशन। इसके अलावा ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है जहां पर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एक्सॉन जुड़ सकता है। मान लीजिए E1 के साथ E4 जुड़ गया, या आपके पास E1 E2 जुड़ा और उसके बाद E3 को हटा दिया, E4 जुड़ गया डायरेक्टली, या E2 के साथ E4 जुड़ गया। कुछ भी आपके पास एक्सॉन जुड़ जाए तो आप उसे बोलेंगे ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। अब ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्प्लाइसिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि स्नप्स को फोर्स करते हैं कि वो कोई ऑल्टरनेटिव स्प्लाइस साइट पर जाकर बाइंड करे, जिस वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सॉन्स जुड़ पाए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है टी एंटीजन ऑफ SV40 वायरस, जो कि एक एनिमल वायरस है, और ये वही SV40 वायरस है जो कि आपके पास मर्कल सेल कार्सिनोमा कराता है। यहां पर इस टी एंटीजन जो SV40 वायरस का है, यहां पर एक टी एंटीजन जीन प्रेजेंट है। जब आपके पास अर्ली लाइफ साइकिल होती है इस पर्टिकुलर वायरस की, या अर्ली इन्फेक्शन जब ये करता है, तो आपके पास लार्ज टी एंटीजन का फॉर्मेशन होता है, और जब इसकी लेट लाइफ साइकिल होती है तो वहां पर आपके पास स्मॉल टी एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। इस लार्ज टी एंटीजन की खास बात यह है कि यहां पर लाइसिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं, और ये लाइसिन रिच सीक्वेंसेस एक तरीके का न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है जिसकी पहली बार डिस्कवरी की गई थी इसी वायरस पर। तो इसीलिए यहां से पता चला कि जो भी प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर टारगेट करे जाते हैं, या जिन प्रोटीन्स को इम्पोर्टेंट अपने ऊपर बैठाकर न्यूक्लियस के अंदर टारगेट करता है, तो उनके अंदर लाइसिन रिच रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लार्ज टी एंटीजन एक ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स और हेलिकेज की तरह भी काम करता है। इसके अलावा जो स्मॉल टी एंटीजन है, इसमें न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल नहीं होते, इस वजह से ये स्मॉल टी एंटीजन साइटोसोल पर ही रहता है और इसका मेन काम है वायरस की असेंबली कराने पर। अब ऐसा क्या होता है कि जीन सेम होने के बाद भी mRNA की लेंथ ज्यादा भी बन सकती है या mRNA की लेंथ कम भी बन सकती है, या लार्ज टी एंटीजन का भी फॉर्मेशन हो सकता है या स्मॉल टी एंटीजन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इट इज ड्यू टू सम ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग फैक्टर। तो अगर आपके पास मान लीजिए कुछ ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग फैक्टर 1 आकर एक्टिवेट हो गए और वो इंट्रॉन सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करे, तो वहां पर स्मॉल टी एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे यहां पे देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक्सॉन 1 है, इंट्रॉन 1 है और एक्सॉन 2 है। अब जनरली क्या होता है कि जब स्प्लाइसिंग होती है तो स्नर्प्स नाम के प्रोटीन U1, U2, U2AF, 35, 65, U2, बहुत सारे स्नर्प्स आते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर U1 बाइंड करा और U2A 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड किया, और भी फैक्टर्स। तो आपके पास क्या हुआ कि यहां पर बेसिकली इंट्रॉन को अगर नॉर्मली रिमूव कर दिया गया तो एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास ये लार्ज टी एंटीजन का फॉर्मेशन होगा। और देखा जाता है उस टाइम पे कि एक्सॉन 1 के सीक्वेंसेस पर AUG यहां पर कोड करेगा और आपके पास एक्सॉन 2 पर होगा UAA सीक्वेंस, जो कि स्टॉप कोडॉन को कोड करेगा। तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन बेसिकली एक ओपन रीडिंग फ्रेम बनाएंगे, जिसके वजह से आपके पास ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद यहां पर एक प्रोटीन बनेगा जिसे आप लार्ज टी एंटीजन बोलोगे। बट अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, तो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से क्या होगा कि कुछ ऑल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग फैक्टर जैसे कि ASF1, ASF2 वगैरह प्रोटीन्स ये मजबूर कर देंगे U1 को कि वो कहीं और जाकर बाइंड हो। U1 मान लीजिए 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे नहीं बाइंड होता है, वो कहीं आगे जाकर बाइंड हो रहा है इंट्रॉन पर, और अगर वो यहां पर बाइंड करेगा तो अब यहां से लेके यहां तक का पोर्शन कंप्लीट जुड़ा रहेगा और यहां पर ब्रेक लगेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर। तो इंट्रॉन का सिर्फ इतना सा पोर्शन रिमूव होगा और इतना पोर्शन अभी भी एक्सॉन के साथ इंटैक्ट है। तो आपको यहां पर एक्सॉन एक्सटेंशन जैसा भी देखने को मिलेगा।
तो आपके पास एक्सॉन 1 था, इंट्रॉन का थोड़ा सा पोर्शन, और आपके पास E2 कंप्लीट। तो जब ये इंट्रॉन का छोटा सा पोर्शन आता है तो उस वक्त क्या होता है इस sp40 वायरस के जीनोम पर कि यहां पर UAA सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, और अगर यहां पर UAA सीक्वेंस आ जाएंगे तो जब ट्रांसलेशन होगा इस पर्टिकुलर mRNA का, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास ORF तो इतना सही है, स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन, तो इससे बनने वाला प्रोटीन का साइज छोटा होगा, तो जिससे आप उस प्रोटीन को बोलोगे स्मॉल टी एंटीजन। तो फिलहाल के लिए बस इतना सा याद रखना है कि ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग का एग्जाम्पल है टी एंटीजन sp40 वायरस का, जहां पर आपके पास इंट्रॉन को रिटर्न कर दिया जाता है और जिस वजह से ओपन रीडिंग फ्रेम की लाइन छोटी हो जाती है और स्मॉल टी एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। अब ड्रोसोफिला का भी एग्जाम्पल है, जहां पर ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग इवेंट्स। तो जीनिक हाइपोथेसिस ये बोलती है कि वाई क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन पर इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला, बल्कि जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं और जो जीन्स ऑटोसोम में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेंगे कि ड्रोसोफिला मेल में कन्वर्ट होगी या फीमेल में कन्वर्ट होगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ जीन्स है एक्स क्रोमोसोम में, जैसे कि SXL जीन, सेक्स लीथल जीन, कुछ जीन्स है ऑटोसोम्स पर जैसे कि TRA ट्रांसफॉर्मर जीन या डबल सेक्स प्रोटीन जीन DSX। अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉपी प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम की, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास एक्स क्रोमोसोम एज वेल एज ऑटोसोम्स ये डिसाइड करेंगे कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट है तो वहां पर नॉन फंक्शनल SXL प्रोटीन बनता है, जिस वजह से स्प्लाइसिंग नॉर्मल होती है और नॉन फंक्शनल ट्रा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से अगेन DSX जीन्स की भी नॉर्मल स्प्लाइसिंग होती है, जिस वजह से नॉर्मल फंक्शनल DSX प्रोटीन बनता है। और जब ये सारे ही नॉन फंक्शनल DSXL प्रोटीन बनेंगे तो उससे मेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जनरेट होंगे और मेल का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब है जब आपके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और सारे ही प्रोटीन पर नॉर्मल स्लाइसिंग हो रही है तो उस टाइम पर मेल बनता है, तो मेल एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। बट ह्यूमंस में आप देखते हो कि फीमेल बाय डिफॉल्ट कंडीशन है, क्योंकि वहां पर आपके पास फीमेल्स पर एक्स क्रोमोसोम दोनों ही जगह प्रेजेंट होता है। बट इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला मेल को हम बाय डिफॉल्ट कंडीशन बोलते हैं। बट अब मान लीजिए कि आपके पास दो कॉपीज हैं एक्स क्रोमोसोम की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि SXL जीन की ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, वो आगे चलकर ट्रा प्रोटीन की ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग करते हैं और ये आगे चलकर DSX जीन की ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस कर फंक्शनल DSX प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ये फंक्शनल DSX प्रोटीन्स बनते हैं तो ये फीमेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जनरेट कराते हैं जो आगे चलकर फीमेल्स का फॉर्मेशन कराती है। इतना सा ध्यान रखना है उसको क्या। तो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग का एग्जांपल आपके पास ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन भी है। अगर मैंने बोला कि आपके पास यहां पर ऑटोसोम्स और आपके पास एक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि आपका जेंडर क्या होगा, तो यहां पर दोनों का रेशियो, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम बाय ऑटोसोम का रेशियो अगर 1 है तो फीमेल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास एक्स बाय ए का रेशियो 0.5 है तो मेल्स बनेगी। एक्स बाय ए रेशियो 1.5 है तो मेटा फीमेल्स बनेगी। एक्स बाय ए रेशियो अगर 0.5 से भी कम है तो मेटा मेल्स बनेंगे। अगर एक्स बाय ए रेशियो 1 से कम है, इट इज 0.67, तो इंटरमीडिएट बनेंगे। तो इसको याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है, 1 को याद कर लो फीमेल से। तो अगर एक्स बाय ए 1 बनेगा तो फीमेल, अगर 0.5 बनेगा तो मेल, इन दोनों के बीच का बनेगा 0.67 तो इंटरमीडिएट, 1 से ज्यादा बनेगा तो मेटा फीमेल्स, और अगर 0.5 से कम बनेगा तो मेटा मेल्स। अब ऑल्टरनेट प्रोसेसिंग इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से सेकंड इवेंट ट्रांस स्प्लाइसिंग का भी होता है। अब अभी तक तो आपने देखा था कि ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग हो या नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो, एक ही आपके पास जीन था, एक ही डीएनए था, उसी का एमआरएनए बना था और उसी की स्प्लाइसिंग की जा रही थी। बट अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि दो अलग अलग एमआरएनए आपस में स्प्लाइस हो जाए तो मान लीजिए एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है, यहां से बनने वाले एक्सॉन इंट्रॉन के सीक्वेंसेस यहां पर हैं और यहां से बनने वाले सीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर आपके पास जीन ए के एक्सॉन जीन बी के एक्सॉन के साथ मिल जाएं तो आप इसे बोलते हो ट्रांसप्लाइसिंग। तो इतने सारे ऑल्टरनेट प्रोसेसिंग इवेंट्स होने की वजह से आपको यह देखने को मिलता है कि जीन्स का नंबर चाहे कम हो, प्रोटीन्स का नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा। इट इज ड्यू टू ऑल्टरनेट प्रोसेसिंग इवेंट्स।
अगला आता है ऑल्टरनेट पॉलीएडिनाइलेशन। आपने बी सेल का नाम सुना होगा या बी लिम्फोसाइट्स का नाम सुना होगा। बी सेल्स पर आपने देखा होगा कि कुछ एंटीबॉडी आपकी बी सेल की सरफेस में पाई जाती हैं और ये बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करती है। ये बी सेल रिसेप्टर एक पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी एंडोसाइटोसिस कराते हैं। जब आपके पास ये फिनोमेना देखने को मिलता है तो आपके पास आगे चलकर प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होती हैं और मेमोरी बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये प्लाज्मा सेल्स आगे चलकर और एंटीबॉडीज बनाती हैं और ये एंटीबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। तो बी सेल बेसिकली बी सेल के ऊपर एक्सप्रेस होने वाली एंटीबॉडी ये मेम्ब्रेन बाउंड है और इससे बनने वाली जो आपके पास एंटीबॉडीज हैं दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए नेव बी सेल्स और बी प्लाज्मा सेल से पहले आपको ये याद होगा कि हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने पॉलीएडिनाइलेशन को डिस्कस किया था टर्मिनेशन की प्रोसेस से पहले। तो वहां पर आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग पॉली सिग्नल प्रेजेंट होता है एट द 3 टर्मिनस, जिसको आप लोग AAU ट्रिपल ए के नाम से जानते थे, जिसको CPSF नाम का प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता था। तो अब वापस आते हैं, नेव बी सेल्स क्या करती है, अगर इन्फेक्शन एंटीजन का कम है, कोई भी एंटीजन आया है इन्फेक्ट करने के लिए, अगर इन्फेक्शन कम है तो आपके पास CPSF और CSTF का कंसेंट्रेशन भी कम होगा। और अगर CPSF और CSTF का कंसेंट्रेशन कम होगा तो उस टाइम पर वो पर्टिकुलर सिग्नल जो कि AAUAA था, स्ट्रॉन्ग पॉली सिग्नल था, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि एक वीक पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो CPSF और CSTF का कंसेंट्रेशन कम है तो वीक पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही किया जाएगा क्योंकि इनका कंसेंट्रेशन कम है। बट अगर आपके पास इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या करती है, आपके पास बी सेल्स प्लोरिफरेट करती हैं और बी सेल से आपके पास एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन और प्लाज्मा बी सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये प्लाज्मा बी सेल्स आपके पास एंटीबॉडीज बनाती हैं और प्लाज्मा सेल्स मेमोरी बी सेल्स का फॉर्मेशन भी करती थी। तो अभी हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज की। तो यहां पर क्या होता है कि जब बी सेल पर ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो आपके पास ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और उस टाइम पे CPSF और CSTF का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है। जैसी CPS और CSTF का कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो वो वीक पॉली सिग्नल को भी रिकॉग्नाइज कर देते हैं और ये वीक पॉली सिग्नल मान लो AAU ACA है या AACAA, मतलब कोई भी सिग्नल अदर देन द स्ट्रॉन्ग पॉली सिग्नल। अब मान लीजिए ये हैवी चेन का जीन है एंटीबॉडी के लिए, एक जगह पर बी सेल्स दिखा रखी है काम करते हुए और आपके पास एक जगह नेव बी सेल्स दिखा रखी है। मान लीजिए हम बी प्लाज्मा सेल्स की बात करते हैं, ये बी प्लाज्मा सेल जो थी वो वीक पॉली सिग्नल को भी रिकॉग्नाइज कर सकती थी, तो AAU ACA को भी किसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास इस सिग्नल के बाद कहीं पर कुछ कोडॉन्स प्रेजेंट है फॉर अमीनो एसिड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो अगर ये आपके पास सीक्वेंस इंक्लूड होगा तो आपके पास ये पर्टिकुलर जो भी सीक्वेंस बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी इससे, वो आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगी। अगर ये सीक्वेंस नहीं आया वहां पर तो वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी। अब अगर मैं नेव बी सेल्स की बात करूं तो नेव बी सेल्स का जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पर एंटीजन का कंसेंट्रेशन कम होता है, CPSF और CSTF का कंसेंट्रेशन भी कम होता है, जिस वजह से सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉली सिग्नल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब वो सिर्फ इस पर्टिकुलर सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर मैं वापस से बी प्लाज्मा सेल्स की बात करूं तो बी प्लाज्मा सेल्स के लिए देखो आपके पास सिर्फ अगर ये वीक पॉली सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे बी प्लाज्मा सेल्स तो इसके बाद कट लग जाएगा और इसके बाद ही पॉलीएडिनाइलेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो लेंथ होगी वो छोटी होगी विदाउट द मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट, ठीक है। अगर मैं नेव बी सेल्स की बात करूं तो नेव बी सेल्स पर आपके पास देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉली सिग्नल रिकॉग्नाइज किया गया है, तो स्ट्रॉन्ग पॉली सिग्नल रिकॉग्नाइज करने के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपके पास ये सिग्नल भी आएगा, ये भी आएगा और ये पार्ट भी आएगा। इसके बाद पॉली ए टेल लगाई जाएगी, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहां पर। तो जब इतना सारा सीक्वेंस लग जाता है और यहां पर एक्स्ट्रा पैच आ जाता है तो इस एक्स्ट्रा पैच की वजह से ही वो स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन बाउंड हो जाते हैं। तो इसीलिए बी सेल्स पर आपके पास जो एंटीबॉडी होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, बट बी प्लाज्मा सेल से बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती।